और अब दिव्यांगों के लिए विशेष बुलेटिन। बता दें कि चक्रवाती तूफान निसर्ग महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से टकरा गया है। निसर्ग तूफान मुंबई में अलीबाग के तट से टकराया है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान करीब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया और मुंबई के ज्यादातर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। मुंबई और गुजरात के ज्यादातर इलाकों में रेड अलर्ट भी जारी है। अलीबाग में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक लैंडफॉल को पूरा होने में करीब 3 घंटे से ज्यादा लगेंगे। तेज हवाओं और बारिश के साथ साथ कई जगहों पर पेड़ टूटकर गिर गए। तेज हवा और बारिश के बीच लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है। वहीं तटीय इलाकों में जाने से तमाम लोगों को रोका गया है। मुंबई में तूफानी हवाओं के साथ साथ जगह जगह पेड़ भी गिरे हैं। जेसीबी मशीनों और कटर के जरिए पेड़ों को काटकर हटाने की कोशिश की जा रही है। कई जगहों पर वाहनों पर पेड़ गिर गए हैं। हवा इतनी तेज है कि बड़े बड़े पेड़ जड़ समेत उखड़ गए। इलाके में राहत कार्य किया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें अलग अलग इलाकों में तैनात की गई हैं। तूफान का असर मुंबई के अलग अलग इलाकों पर पड़ा है। मुंबई के नवी मुंबई इलाके में तेज हवाओं ने काफी नुकसान पहुंचाया है। निसर्ग का सबसे ज्यादा असर रत्नागिरी और अलीबाग में हुआ है। वहीं नरीमन पॉइंट इलाके में भी तूफानी हवाओं ने काफी नुकसान पहुंचाया है। मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक वाले इलाके में भी भारी बारिश हो रही है। तूफान को देखते हुए सी लिंक पर फिलहाल वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। गुजरात के द्वारका में भी तूफान का असर देखा गया। समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। सुरक्षा के लिहाज से वहां भी एनडीआरएफ समेत दूसरी सुरक्षा एजेंसियों को तैनात किया गया है। तटीय इलाकों को कल ही सुरक्षित जगहों पर तमाम लोगों को यहां के पहुंचा दिया गया था। अहमदाबाद में जमकर बारिश इस वक्त हो रही है। गुजरात के नवसारी के आसपास के समंदर में ऊंची ऊंची लहरें भी उठनी शुरू हो गई हैं। वलसाड और नवसारी जिला प्रशासनों ने राज्य के तटीय क्षेत्रों में स्थित 47 गांवों से करीब 20,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को आज एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बलों के साथ हुई एक मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के टॉप कमांडर और आईईडी एक्सपर्ट अब्दुल रहमान और उनके 2 साथियों को मार गिराया गया। मुठभेड़ आज तड़के पुलवामा में हुई। जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजी विजय कुमार का यह दावा है कि 29 मई को पुलवामा के विस्फोटक भरी जो सफेद रंग की सेंट्रो गाड़ी थी उसका ड्राइवर अब्दुल रहमान ही था। पुलिस के मुताबिक अब्दुल रहमान 2017 से दक्षिण कश्मीर में सक्रिय था और जैश के बाकी के 2 आईईडी एक्सपर्ट वलीद भाई और इस्माइल भाई के साथ कई हमलों में वो शामिल रहा। रहमान पाकिस्तान के मुल्तान शहर का रहने वाला है और अफगानिस्तान की जंग में भी वो शामिल रहा है। 2017 में कश्मीर आने के बाद भी कई हमलों में वो अब तक शामिल रहा, जिनमें बनिहाल और पुलवामा हमला भी शामिल है। कश्मीर घाटी में सक्रिय जैश के विदेशी आतंकियों में ये 4थे नंबर का आतंकी था। कोरोना वायरस संकट के बीच आज एक बार फिर केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को प्रधानमंत्री आवास पर ये बैठक हुई। इसमें कई फैसले लिए गए। मीटिंग में 2 अध्यादेशों को हरी झंडी दी गई। इसको मंजूर किया गया। सुबह करीब 11 बजे शुरू हुई ये बैठक 2 घंटे तक चली। इसमें वरिष्ठ मंत्रियों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 2 अध्यादेशों को मंजूरी दी गई। इनमें आवश्यक वस्तु अधिनियम एपीएसी अधिनियम में संशोधन को भी मंजूरी दी गई। अब किसान सीधे अपनी फसलें बेच सकेंगे और अब देश में किसानों के लिए एक देश एक बाजार होगा। संविधान से इंडिया शब्द हटाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम ये नहीं कर सकते हैं क्योंकि पहले ही संविधान में भारत नाम ही कहा गया है। कोर्ट ने कहा याचिका को सरकार के पास रिप्रेजेंटेशन के तौर पर माना जाए और केंद्र को ज्ञापन दिया जा सकता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे ने कहा
पहले ही संविधान में भारत नाम ही कहा गया है। याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भी संशोधन कर इंडिया शब्द हटा दिया जाए। अभी अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। इसकी जगह संशोधन करके इंडिया शब्द हटा दिया जाए, ये याचिका दायर की गई थी और भारत या हिंदुस्तान यहां पर कर दिया जाए, जिसके बाद ये फैसला आया। आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली हिंसा के दौरान आईबी के अंकित शर्मा हत्या मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल की है। क्राइम ब्रांच ने आज कड़कड़डूबा कोर्ट में निलंबित आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन समेत कुल 10 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर की। अपनी चार्जशीट में क्राइम ब्रांच ने कहा कि शर्मा की खजूरी खास इलाके में 50 बार चाकुओं से गोदकर बर्बरता से हत्या की गई। चार्जशीट में अंकित शर्मा की हत्या को बेहद सोची समझी साजिश बताया गया है। करीब 650 पेज की इस चार्जशीट में दावा किया गया है कि अंकित शर्मा के शरीर पर चोट के निशान थे और हत्या की साजिश में पार्षद ताहिर हुसैन भी शामिल था। देश में 2,07,000 के पार पहुंचे संक्रमण के मामले। कोरोना के पिछले 24 घंटे में 8,900 से ज्यादा केस सामने आए। वहीं पिछले 24 घंटे में 217 लोगों की पूरे देश भर में मौतें हुई। मौत का कुल आंकड़ा 5,815 तक पहुंच गया। राहत की बात हालांकि इन सब के बीच ये कि लोग तेजी से सही भी हो रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 1,03,000 से ज्यादा लोग ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा संक्रमित राज्य निकल करके सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र में मरीजों का आंकड़ा 72,000 तक पहुंच गया है। वहीं दिल्ली में भी तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं। दिल्ली में कुल मरीजों का आंकड़ा 22,000 तक पहुंच गया है। वहीं 8 जून से चारधाम यात्रा शुरू होगी। समिति श्रद्धालुओं को अनुमति मिलेगी। अनलॉक 1 में धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत मिलने के बाद उत्तराखंड सरकार पर्यटन और धार्मिक गतिविधियों को शुरू करने की तैयारी में जुटी हुई है। 8 जून के बाद सरकार सीमित संख्या में चारधाम यात्रा को शुरू करेगी। हालांकि शुरुआत में केवल राज्य के लोगों को ही यात्रा करने की अनुमति होगी। दूसरे दौर में अन्य राज्यों से बात कर बाहरी यात्रियों के लिए भी यात्रा को शुरू किया जा सकता है। दूसरे राज्यों से बसों के संचालन की अनुमति मिलने के बाद ही चारधाम यात्रा को दूसरे राज्यों के पर्यटकों और तीर्थ यात्रियों के लिए खोला जाएगा। आठ जून से कई राज्यों में मंदिर और धार्मिक स्थल खुल जाएंगे, पर दर्शन करने की परंपराओं में काफी बदलाव आ जाएगा। जिन राज्यों में मंदिर खोले जा रहे हैं वहां के लिए गाइडलाइंस जारी की गई हैं। गाइडलाइंस के मुताबिक तिरुपति बालाजी, वैष्णो देवी, शिरडी साईं मंदिर जैसे बड़े मंदिरों और दर्शनार्थियों की संख्या यहां पर सीमित रहेगी। प्रसाद चढ़ावे की मनाही रहेगी। साथ ही चरणामृत नहीं दिया जाएगा। असम, मणिपुर, तमिलनाडु जैसे राज्यों ने अपने धार्मिक स्थलों को 30 जून तक बंद रखने का फैसला किया है। असम के गुवाहाटी में मौजूद कामाख्या शक्तिपीठ भी जुलाई में ही खुलेगा।